सभी शिक्षक भाइयों को श्री कुंज बिहारी सी अरदास, सभी को राधे राधे। 18 नवंबर 2018 में जो साइंस के क्वेश्चन आए थे यूपी टेट जूनियर लेवल में, तो उनको आज हम लोग सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे, सभी लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रदर्शित करती है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस इनमें से तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब देखिएगा ग्रीन हाउस होता क्या है। वे गैसें जो ऊष्मा को अवशोषित करती हैं जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके बाद में ये सबसे ज़्यादा होती है, इसका लेवल सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद में मीथेन भी है, और नाइट्रस ऑक्साइड भी है, इसके बाद में CFC गैस भी है, और CFC गैस तथा जलवाष्प आदि प्रमुख गैसें होती हैं, और इसमें जलवाष्प भी शामिल है, जलवाष्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है। तो इसे कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो हम कृत्रिम गैस है वो है एसीटिलीन। कौन सी है? एसीटिलीन है, ये कृत्रिम है। और अगर जब जो फल होते हैं जो प्राकृतिक रूप से जब पकते हैं तो वो किसके कारण पकते हैं? एथिलीन गैस के कारण पकते हैं। तो नेचुरल तरीके से जो गैस से पकते हैं वो एथिलीन गैस होती है, और अगर आप कृत्रिम रूप से पकाएंगे तो एसीटिलीन गैस का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है। तो जो नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है वो तुम्हारा होता है 78.03%, ये होता है नाइट्रोजन। और इसके बाद में जो ऑक्सीजन होती है O2, उसका परसेंटेज होता है 20.99, लगभग 21%। ठीक है, इसके बाद में आर्गन गैस होती है, आर्गन गैस होती है उसका परसेंटेज वायुमंडल में होता है कितना? 0.93%। फिर इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका जो परसेंटेज होता है वायुमंडल में वो होता है 0.03%। इसके बाद में आ जाती है हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन भी कहा जाने लगा है। ठीक है, इसका उपयोग भविष्य के ईंधन के रूप में किया जाएगा। ये होती है वायुमंडल में 0.01%। और अन्य अक्रिय गैसें हो जाती हैं। इसके बाद में अन्य अक्रिय गैसें भी होती हैं, अक्रिय गैसें। ठीक है, तो अगला सवाल देखते। लिखा हुआ है किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उसमें रेडियम की खोज की। रेडियोधर्मी तत्व तथा रेडियम की खोज किसने की? तो वो जो है ये एक मैडम थी, हेनरी बेकुलर। कौन थी? हेनरी बेकुलर, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ठीक है, और इसके बाद में जो पियरे क्यूरी थी वो, जिनको मैडम क्यूरी के नाम से भी जाना जाता है, ये अपने हस्बैंड के साथ मिलके दिसंबर में 1898 में किसकी खोज की थी? रेडियम की खोज की थी। आगे ना बात समझ में? ठीक है, अगला सवाल देखो। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो देखिए स्टोन कैंसर कैसे होता है। स्टोन कैंसर पत्थरों तथा मूर्तियों पर जमे धूल, गंदगी के परतों व पानी की क्रिया से होने वाले हानिकारक प्रभाव को कहा जाता है। ठीक है, और अम्ल वर्षा के कारण पत्थरों तथा मूर्तियों पर जमे गंदगी में सल्फेट तथा नाइट्रेट, फ्लोराइड, सोडियम आदि पानी से क्रिया करके इनमें क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? अम्लीय वर्षा के कारण होता है। पत्थरों के ऊपर स्टोन कैंसर हो जाता है, मूर्तियों वगैरह में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है इस्पात में। ठीक है, कितनी होती है? चलो एक लिस्ट बना के हम आपको समझाते हैं। देखिए माध्यम इधर है, इधर वायु ध्वनि की चाल है। तो वायु में जो ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। जल में जो ध्वनि की चाल होती है वो 1493 मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में जो होती है वो होती है 3463, और इसमें 5960 मीटर प्रति सेकंड होती है। किसमें? इस्पात में। तो सबसे ज़्यादा इस चाल किस में हो गई? ध्वनि की चाल इस्पात में हो गई। ठीक है ना। अगला सवाल देखो। लिखा हुआ है जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, ठीक है, तब इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है? तो इस पर जो होता है ना वो होता है तुम्हारा धन आवेश। ठीक है, वो तुम्हारा धन आवेश इसके ऊपर
उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कैसे? कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच पर धन आवेश, जबकि रेशम पर, देखो कांच की जो छड़ है इसके ऊपर कौन सा आवेश होगा? धन आवेश। और जो रेशम है ना, रेशम 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 पे क्या होगा? ऋण आवेश होगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को आकर्षित करने लगेंगे। समान आवेशों के बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण बल होता है, जबकि विपरीत आवेशों के बल में आकर्षण बल होता है। तो इनके इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, इनके इनके बीच में रिपल्सन होगा, या निगेटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज, इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, अगला सवाल लिखा हुआ है एक्सरे किरणों की, जो एक्स किरणें हैं इनका आविष्कार किसने किया था? तो इनका आविष्कार किया था रॉन्टजेन ने, जिसके लिए इनको 1990 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है ना, याद रहेगा, ये भौतिकी के विज्ञान के वैज्ञानिक थे। ये भौतिकी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था 1990 में एक्स किरणों की खोज के कारण। ठीक है, याद रखोगे। अगला सवाल लिखा है नैनोमीटर बराबर होता है। तो नैनोमीटर कितना? एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, और इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 10⁻⁻7, आंसर नंबर बी। अगला सवाल लिखा है अदरक रूपांतरण। तो भैया देखो, हल्दी, ठीक, और एक हो गई अदरक, और एक हो गई आलू। ठीक है, और ये आदि और भी होती हैं आदि, ये सब तने के रूपांतरण से तैयार होते हैं। तने के रूपांतरण से तैयार होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला सब, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, तने का। क्वेश्चन है पौधों में प्रोटीन। ठीक है, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो प्रोटीन संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है, पहले समझो कि प्रोटीन संश्लेषण होता क्या है। प्रोटीन संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जैविक कोशिकाएं नया प्रोटीन उत्पन्न करती हैं। ठीक है, और पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य दीर्घ पोषक तत्व के रूप में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इज सी, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है? तो प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, भूजल हो गया, या कोयला हो गया। तो इसमें से तुम्हारा भूजल ये नवीनीकरण संशोधन है, क्योंकि संसाधन है। पता है क्यों? क्योंकि भूजल और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि ये नवीनीकरण संसाधन में गिने जाते हैं, जबकि पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, अनवीनीकरण स्रोत, ये जीवाश्म ईंधन भी कहे जाते हैं। प्राकृतिक गैस, कोयला और ये सब इन्हें क्या बोलते हैं? ये सब जीवाश्म ईंधन है। कौन है? जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन है, जबकि ये हमारा तुम्हारा नवीनीकरण स्रोत है। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गई। ठीक है, याद रखना। लिखा हुआ है वर्षा की बूंदों के गोली आकार का उल्लेख करने के लिए जल के निम्नलिखित गुणों में से किसका उपयोग किया जाता है? भैया वो पृष्ठ तनाव के कारण ही जो वर्षा का जल होता है, जो जल की बूंद होती है वो गोल होती है। किसी भी पृष्ठ की सतह पर एक तनाव बल कार्य करता है, जिसे द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, जो कि गोलाकार वस्तु का क्षेत्रफल सभी आकारों में न्यूनतम होता है। इसलिए पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद जो है कैसी होती है? गोलाकार होती है। ठीक है ना, याद रखना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है निम्न में से कौन सी धातु खनिज नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सी धातु खनिज नहीं है? जिप्सम, ये खनिज नहीं है। ठीक है, खनिज देखिए, जिप्सम एक धात्विक खनिज नहीं है, यह कैल्शियम का सल्फेट है। किसका सल्फेट है? कैल्शियम का सल्फेट। कैल्शियम का सल्फेट है, ये सल्फेट है। ठीक है, इसमें जल के दो अणु होते हैं। ठीक, जबकि बॉक्साइड एल्युमिनियम और लिमोनाइट और हेमेटाइट लोहे के खनिज हैं। ये तीनों जो है, ये तीनों है ना, ये लोहे के खनिज हैं तुम्हारे।
लोहे के खनिज हैं, खनिज है, ठीक है ना, याद रखोगे। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल लिखा है निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा द्रव्य है। भैया कौन सा द्रव्य है बताओ जरा। तो आप जानते हो ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन ये द्रव है, आवर्त सारणी के 7वें वर्ग का तत्व है ये, ठीक है ना, 7वें वर्ग का तत्व, 7वें वर्ग का तत्व है ये ब्रोमीन, ठीक है। ये सामान्यता ताप पर द्रव अवस्था में ही पाया जाता है। एकमात्र एक यह एक ऐसा अधातु है जो कि तत्व है, ठीक है, अधातु तत्व है। जबकि पारा जो होता है, ये जो होता है क्या, पारा, पारा पारा द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु तत्व है। ये अधातु है और ये पारा क्या है, ये भी द्रव अवस्था में पाया जाता है लेकिन ये धातु है, ये धातु है, ठीक है। अगला सवाल लिखा है ब्राइन क्या है। अरे लिखा हुआ है ब्राइन क्या है। तो ब्राइन, ब्राइन ये जो होता है ब्राइन कॉमा NaCl है ना, ब्राइन NaCl का उच्च संतृप्त वाला विलयन है। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जिसे क्या बोलते हो, नमक, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है ओजोन है। तो भैया ओजोन क्या है। तो ओजोन तो आप जानते हो, ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना होता है। कितने परमाणुओं से मिलकर बना होता है, 3 परमाणुओं से। और तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में, सबसे पता है कितने परसेंट है, 0.0000006 टाइम 0, ठीक है, परसेंटेज, इतने परसेंटेज में पाया जाता है। और ये ओजोन एक ऊपर वायुमंडल में परत है जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाइऑक्साइड गैस छिद्र कर रही है। ओजोन परत के कारण जो है पराबैंगनी किरणें अपनी पृथ्वी तक आने से बचती हैं, ठीक है। और इसकी अधिकतम सांद्रता तापमान में 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। ये इसकी जो है ना ऊंचाई, ये वायुमंडल से अपने पृथ्वी से 20 से 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 25 नहीं 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यह ऑक्सीजन का एक अपर रूप है, ये ऑक्सीजन का अपर रूप है। ओजोन की बात बता रहे हैं, यह ऑक्सीजन का एक अपर रूप है, ठीक है। कैसा रूप है, अपर रूप है, अपरूप है, ठीक है। पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को ब्लॉक करता है, मतलब यूवी जो किरणें होती हैं उनको ब्लॉक करता है, ठीक है, जो हार्मफुल यूवी किरणें होती हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, ठीक है, जिसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो भैया इसकी गतिज ऊर्जा निकालनी, संवेग लिखेंगे, संवेग क्या होता है, p = mv, ठीक, p = mv। तो v = क्या हो जाएगा, p अपान कितना, m, ठीक। अतः गतिज ऊर्जा के बराबर कितनी होगी, ½ mv², ½ mv² बराबर k = ½ m इंटू v का वैल्यू क्या लिखेंगे, p/m, मतलब p²/m², ये से ये खत्म, ठीक। बचा कितना, k = p²/2m, ठीक है, 2m। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 4, 10 और 20 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम के समूह में जोड़ने के बाद, ठीक है, समूह को जोड़ने के बाद 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। परिपथ में धारा कितनी होगी। तो देखो ये सर्किट हमने बनाया, इनको समांतर क्रम में लगाते हैं और इसमें 15 वोल्ट की बैटरी लगा देंगे। तो इनको सबसे पहले किस क्रम में जोड़ेंगे, तीनों रेजिस्टेंस को 1/R = समांतर क्रम में 1/4 प्लस 1/ कितना 20 प्लस 1/ कितना 10, एलसीएम कितना आ गया 20, 4 पंचे 20, फिर 20 से कम 20, फिर 2, कितना आ गया, इनको जोड़ देंगे 8/ कितना 20। तो इधर कितना आया 1/R = 4 से काटो, 4 दुनिया 4 पंचे 20, कितना आ गया 2/5। तो R बराबर कितना हो जाएगा 5/2, बोले तो 2.5, R का वैल्यू 2.5 ओम आ गया, ठीक है। R = 2.5, फिर
वोल्टेज V का मान कितना 15, तो I इक्वल टू क्या होता है V/R। V का मान कितना 15 बटे 2.5, 0 हटाया ऊपर 0 बढ़ाया, 15 चौको 60, 15 छक्का 150, तो I का मान कितने एम्पियर आ गए 6 एम्पियर करंट आ गई। ठीक है ना, याद रखोगे। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में से है लिखा निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक लौह चुंबकीय है। तो भैया इनमें से कौन सा लौह चुंबकीय है, वो है निकेल। ये क्या है लौह चुंबकीय, सोना, लकड़ी, मैग्नीज, ये सब कोई भी लौह चुंबकीय नहीं है। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं तथा उनकी उपस्थिति में चुंबक की क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। लौह चुंबकीय क्या होते हैं, जिनकी उपस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है तथा लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो लौह चुंबकीय पदार्थ होते कौन कौन से हैं, देखो पहला तो हो गया लोहा, ठीक है, फिर हो गया निकेल, निकल जिसे लिखा है निकेल, फिर मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइड, ठीक, आदि लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। लिखा हुआ है एक घूमते हुए समतल दर्पण पर आपतित किरण कितने अंश 60 अंश का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा। तो देखिए किसी समतल दर्पण पर आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्रश्नानुसार जब आपतन कोण कितने अंश का है 60 अंश का है और परावर्तन कोण कितने अंश का 60 अंश का है, तो इसको ना इसको आयोग में ने इसका मान परावर्तन का कोण भी 60 ही अंश माना है आयोग के द्वारा। ठीक है, सॉरी आयोग के द्वारा नहीं, ये देखो इसका अंश क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना डी नंबर, आयोग ने ये माना है और हम लोगों के उससे ये होना चाहिए। ठीक, इसमें मतभेद है, इसमें मतभेद है। आयोग ने ये इसका आंसर ये दिया था 120 अंश, ये आयोग का आंसर था। ठीक, और हम लोगों के हिसाब से 60 अंश होना चाहिए। चलो अगला, और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आप हमें कमेंट करेंगे। अगला सवाल लिखा हुआ है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। तो देखो जरा, पदार्थ और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। देखो m इक्वल टू होता है ना, m इक्वल टू p क्या है संवेग, संवेग और बटे v कितना है वेग, v कितना है वेग, तो p इक्वल टू क्या होगा mv। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा द्रव्यमान। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में दिया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो प्राकृतिक रेशा नहीं है, ये है एक्रिलिक, एक्रिलिक, ये कृत्रिम रेशे, ये एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है। कैसा है ये कृत्रिम रेशा है, कृत्रिम रेशा है। ठीक है, अन्य सभी ये सभी प्राकृतिक हैं, क्रप्टन हो गया, सिल्क हो गया, जूट हो गया, ये सभी प्राकृतिक रेशे हैं, प्राकृतिक हैं। ठीक है ना, अगला सवाल देखो, वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं। तो भैया वास्तविक फल किससे उत्पन्न होते हैं, अंडाशय से उत्पन्न होते हैं, सभी को पता है। फल का निर्माण अंडाशय से ही होता है ना। ऐसे फल जिनके बनने में केवल अंडाशय भाग लेता है सत्य फल कहलाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं सत्य फल, सत्य फल। ठीक है, कभी झूठ मूठ के भी फल होते हैं ना। और फल, और यदि फल के बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन है ना और बाह्य दल आदि भाग लेते हैं तो उसे असत्य फल बोलते हैं। असत्य अंडाशय में सत्य फल भाग लेता है, असत्य फल कौन, असत्य फल किसमें बनते हैं जिसमें कौन कौन भाग लेते हैं। नंबर 1 तो पुष्पासन हो गया, पुष्पासन, पुष्पासन हो गया, और इनमें से बाह्य दल हो गया है ना, बाह्य दल हो गया, ये सब अगर भाग लेते हैं तो इसे असत्य फल बोलते हैं। ये असत्य फल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, असत्य फल वो बनता है। देखो ऐसे पादप जो बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फर्न। और एक बात सुनो, फर्न में एक अपुष्पी पौधा है, इसमें पौधे नहीं लगते हैं फर्न में, फर्न में। ठीक है, इसका प्रजनन बीज की अपेक्षा बीजाणुधानी से होता है। ठीक है, इसका प्रजनन कहाँ से होता है बीजाणुधानी से,
बीजाणुधानी, बीजाणुधानी से होता है, ठीक है। इसकी बीजाणुधानियाँ पत्तियों में पाई जाती हैं। इसकी जो बीजाणुधानियाँ ये कहाँ पाई जाती हैं? पत्तियों में होती हैं, पत्तियों में, पत्तियों में पाई जाती हैं, ठीक है। अगला सवाल देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग नहीं है। तो गैर संचारी का मतलब क्या है? जो एक से दूसरे में नहीं फैलता। जैसे कि कौन है? देखो, ये हो गया तुम्हारा कालरा, ये संक्रमण रोग है ना, ये संचारी है, संक्रमण को ही तो संचारी बोलते हैं। ये है तुम्हारा संचारी, ठीक। और जो ये किससे फैलता है? ये होता है, ये दूषित जल तथा दूषित भोजन से फैलता है। और ये जितने भी सही हैं, हाइपरटेंशन, ये बीपी वगैरह, रिकेटस वगैरह, आर्थराइटिक वगैरह, ये सभी तुम्हारे संचारी रोग हैं। ये तुम्हारा गैर संचारी रोग है, ठीक है, याद रहेगा। तो ये संक्रमण रोग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं। किससे प्राप्त होती हैं? फफूंद से प्राप्त होती हैं, है ना, याद रखोगे। पेनिसिलिन प्रतिजैव कारकों का एक समूह होता है ना। ये पेनिसिलिन जो होता है वो प्रतिजैव कारकों का एक समूह होता है, जिसकी उत्पत्ति किससे होती है? फंगस से होती है, जानते हो ना, फंगस जिसे फफूंद बोलते हैं। इसकी खोज द्वितीय विश्व युद्ध के समय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कब? सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था, है ना, विश्व युद्ध के समय इसकी खोज हुई। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक। और इसका उपयोग जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए, ओके, याद रखोगे ना, ठीक। अगला देखो भाई, लिखा निम्न में से कौन से ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो ये विटामिन भैया ऊर्जा का स्रोत नहीं है, क्योंकि जानते हो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट ये सभी ऊर्जा के स्रोत हैं। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी प्रति ग्राम वसा तथा 9 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है ना। और जबकि विटामिन शरीर के विकास के लिए आवश्यक तत्व है ना, विटामिन शरीर, इसके बिना भी शरीर अधूरा है, लेकिन ये तुम्हारा स्रोत नहीं है ऊर्जा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को एक्सॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सॉन। डीएनए जीवित कोशिकाओं और गुणसूत्रों में पाए जाने वाला पदार्थ है जो अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, ठीक है। इनको कोडेड सेगमेंट का एक्सॉन कहते हैं। इनके कोडेड सेगमेंट को एक्सॉन कहा जाता है, ठीक है, इनके कोडेड सेगमेंट को। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व ये है तुम्हारा कैल्शियम नहीं है, ठीक है। जबकि देखो ये सब सिलिकॉन और सोडियम और ये कॉपर, ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व। आयोग के द्वारा यही आंसर माना गया था, आयोग के द्वारा सही उत्तर, ठीक है, सही उत्तर था तुम्हारा ये। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो और आज की क्लास आपकी? तो इस वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, क्योंकि इसके आने वाले वीडियो भी, इसके आगे आने वाले वीडियो भी सारे, अभी देखिए 2 और अभी पेपर बाकी हैं। 2019 में तो हुआ नहीं था कोई भी यूपी टेट का एग्ज़ाम, 20 और 22 में जो एग्ज़ाम हुए थे, अब 2 के बाकी वीडियो, और सारे के सारे हमने आपको सब बना के दे दिए। तो याद रखिएगा, जैसे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वैसे ही आप भी इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।